हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी एक टॉपिक को, जो कि सीडीपी में हर प्रैक्टिस सेट में लगभग पूछा जाने वाले ये जो हमारा टॉपिक है, कोहलबर्ग हो गए, और बात करते हैं वाइगोत्स्की हो गए, पियाजे हो गए। ये कुछ मनोवैज्ञानिक हैं जो कि साइंटिस्ट हैं, जिनके बारे में हमें अच्छे से डिटेल वाइज इसको पढ़ना चाहिए, ताकि एग्ज़ाम में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन 1 से 2 क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर पूछा जाएगा या पूछा जाता है। चाहे वो सीडीपी हो गया, या आपका इंग्लिश पेडागॉगी हो गया, या हिंदी पेडागॉगी हो गया। इनफैक्ट ईवीएस में भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो इसके बारे में चलते हैं, शुरुआत करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो आज हम कोहलबर्ग के सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? कोहलबर्ग थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। कोहलबर्ग की किसकी मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। और आज इस वीडियो में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, आज का एजेंडा क्या है हमारा। तो एजेंडा हमारा ये है कि कोहलबर्ग डिस्कस करेंगे कि कोहलबर्ग कौन है, कि कोहलबर्ग है कौन। मतलब कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि कोहलबर्ग जो वैज्ञानिक है वो कहाँ के वैज्ञानिक हैं, या कोहलबर्ग ने, इनमें कई सारे क्वेश्चंस हैं जो आपको इसके पे प्रैक्टिस भी कराए जाएंगे। आज हम ये टॉपिक आपको बता रहे हैं। इस टॉपिक को बताने के बाद में क्या होगा कि एक सेशन आपके लिए लाएंगे, जो कि इनसे रिलेटेड जो टॉपिक्स हमने पढ़ा है या डिस्कस किए हैं अपने सीटेट के जनवरी में जो हमारा सीटेट का एग्ज़ाम है, उससे रिलेटेड जो टॉपिक हम करने जा रहे हैं, उसके हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, क्वेश्चंस लगा लेंगे, ताकि ये हो जाएगा हमारा टॉपिक जो हो जाएगा, अब क्या हो जाएगा, अब मजबूत हो जाएगा थोड़ा, और उस पर हम क्या हो जाएंगे, कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। तो क्या क्या पढ़ने वाले हैं इसमें? कोहलबर्ग कौन है, किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया हुआ है इन्होंने, ये इनकी जो थ्योरी है उसके कितने पार्ट्स हैं या कितने चरण हैं। हेंज डिलेमा है, एक हेंज डिलेमा है जिनके बारे में जो हिंदी में बोला जाता है हेंज दुविधा। हेंज दुविधा है जो कि एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है कि हेंज दुविधा जो है वो किसके सिद्धांत से संबंधित है, या किसके बात करते हैं तो हेंज दुविधा किसके सिद्धांत से संबंधित है और किस सिद्धांत से संबंधित है, इस बारे में क्या होता है कि क्वेश्चन कभी कभी बन जाता है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो रिलेटेड जो थ्योरी है वो इस वीडियो में नहीं होंगे, हालांकि नेक्स्ट वीडियो में होंगे हमारे। हाँ, पर इसका एजेंडा तो इस तरह से हमारा एक टॉपिक कंप्लीट होगा, जिसमें आपको जैसे कोहलबर्ग की एक थ्योरी के बारे में बात की है। उसके बाद क्या होगा कि हम इससे रिलेटेड सारे टॉपिक्स को टच करेंगे, ठीक है। लास्ट में इसकी प्रीवियस ईयर डिस्कस करते हुए हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पर, जो कि है, तो बात करते हैं कि कोहलबर्ग कौन थे। तो कोहलबर्ग ने किसका सिद्धांत दिया था? तो कोहलबर्ग ने किसका सिद्धांत दिया था? नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। कोहलबर्ग थ्योरी ऑफ कोहलबर्ग ने किसका सिद्धांत दिया था? तो कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था, मॉरल डेवलपमेंट का थ्योरी दी हुई थी, जो कि किससे रिलेटेड था? कोहलबर्ग थ्योरी पियाजे के नैतिक मूल्यों से सिद्धांत से प्रेरित था। मतलब इसका अर्थ यह है कि जो पियाजे की जो थ्योरी है, पियाजे की थ्योरी से रिलेट करते हुए जो कोहलबर्ग ने थे, उन्होंने अपनी थ्योरी दी थी। तो कोहलबर्ग ने अपनी थ्योरी दी कब थी? तो कोहलबर्ग की जो थ्योरी थी वो, तो कोहलबर्ग ने 1927 से 1987, और ये कहाँ के वैज्ञानिक थे? अमेरिका के। क्वेश्चन पूछ लेगा कि कोहलबर्ग जो हैं कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे, कि कहाँ के साइकोलॉजिस्ट थे? तो कहाँ के थे? अमेरिका के साइकोलॉजिस्ट थे, अमेरिका या यूएस, ठीक है। तो बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं, जिनके द्वारा नैतिक मूल्य के विकास का सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। और कोहलबर्ग के अनुसार नैतिकता का अर्थ क्या होता है? नैतिकता का अर्थ ये होता है कि सही और गलत में कोई व्यक्ति है, उसको सही और गलत में क्या डिफरेंस पता कर सके कि क्या सही है क्या गलत है। इन्होंने अपनी इस सिद्धांत को 3 स्टेजेस में डिवाइड किया गया है, और उन 3 स्टेजेस में, और 3 स्टेजेस की 6 पार्ट हैं, 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, जिनकी 6 स्टेजेस हैं। तो जिसमें इन्होंने बताया है कि किन किन सिद्धांतों पे, किन किन एज में जो बच्चा बड़ा होने लगता है, जब बच्चे की एज धीरे धीरे ग्रो करती है, तो ग्रो करने के साथ साथ क्या होता है, उसकी मेंटेलिटी और वो किस तरह से समाज को देखता है, किस तरह से अपने कार्य करता है, कि उस बारे में इन्होंने क्या किया गया है, थोड़ा सा बताया हुआ है।
तो कोहलबर्ग के अनुसार नैतिकता का अर्थ छात्रों को सही और गलत के मध्य अंतर को स्पष्ट करना है या डिफरेंस को बताना है। ठीक है, चलते अपनी आगे वाली स्लाइड पर। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि कोहलबर्ग के अनुसार छात्रों में नैतिकता का विकास जन्मजात नहीं बल्कि समाज के द्वारा होता है। ठीक है, ये तो सभी को पता है कि कोई भी बच्चा होगा, हम लोगों ने बचपन से ही ये सुनते चले आ रहे होंगे कि और हम आगे चलकर हम भी जो स्टूडेंट को ये कहें कि कोई बच्चा क्या होता है कि पेट से सीख कर नहीं आता है, वो जो कुछ भी सीखता है, जैसा उसका इन्वायरमेंट होता है, जैसा भी कुछ होता है, वो समाज में रहकर, समाज में लोगों को साथ रहकर, आसपास का जो उनका एनवायरनमेंट होता है, जो कल्चर होता है, उसमें ही। सपोज़ इंडिया में ही है तो इंडिया में कोई बच्चा पैदा हो रहा है, कोई यूपी में पैदा हो रहा है तो वो यूपी के कल्चर में ढलता चला जाएगा, कोई एमपी में पैदा हो रहा है तो एमपी का कल्चर होगा, कोई साउथ साइड में पैदा हो रहा है तो वो बच्चे का जो इन्वायरमेंट है वो साउथ के हिसाब से होगा। जो दक्षिण भारत के जो लोग जिस तरह से रहन सहन है, जिस तरह खान पान है, जिनकी भाषा है, तो उसी हिसाब से क्या होगा, बच्चा क्या होगा, एब्जॉर्ब करता हुआ आगे बढ़ता चला जाता है। तो कोई माँ के पेट से, तो यही बात है कि कोहलबर्ग के अनुसार जो है छात्रों में नैतिकता, जो मॉरलिटी आती है, जो मॉरलिटी होती है वो किस में आती है, जन्मजात नहीं होती, वो बाई बर्थ नहीं होती। क्या होती है, जब बच्चा धीरे धीरे ग्रो करता है, उसके अंदर समझ आती है तो उसके साथ क्या होता है, सीखता जाता है। वह अपने सिद्धांत द्वारा दिए गए 3 अवस्थाओं के 6 चरणों को सार्वभौमिक मानते हैं। मतलब उन्होंने कोहलबर्ग ने अपना जो सिद्धांत प्रतिपादित किया है उसकी 3 स्टेजेस बताई गई हैं। किसकी कितनी स्टेजेस, 3 स्टेजेस बताई गई हैं, जो 6 चरणों में 6 स्टेप, जो 3 स्टेजेस हैं और 6 स्टेप में डिवाइड है, जो कि आगे वाली स्लाइड में आपको दिखाएंगे। और 6 स्टेप में क्या हो गया है, डिवाइड किया गया है। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, कोहलबर्ग ने अपनी नैतिक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन। अब कभी कभी हो सकता है, अभी तक तो नहीं पूछा गया पर हो सकता है ये क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है, क्योंकि अब कहीं ना कहीं सीटेट क्या कर रहा है, अपने जो उसके क्वेश्चन का लेवल है वो कहीं ना कहीं बढ़ा रहा है। मतलब क्वेश्चन क्या होता है कि जो रिपीटेड क्वेश्चन है उनको ख़त्म करते हुए क्या कर रहा है, सीटेट की जो प्रोसेस, जो क्वेश्चन आस्किंग प्रोसेस है वो थोड़ा सा इम्प्रूव हो रहा है। तो क्वेश्चन को घुमाने के बजाय कुछ अलग और नए क्वेश्चन हैं तो लाने का प्रयास कर रहा है। तो इन क्वेश्चन को हमें छोड़ना नहीं पड़ेगा, तो छोड़ना नहीं चाहिए ताकि हमारे आने वाले एग्ज़ाम में हमें प्रॉब्लम ना हो। तो इन्होंने, कोहलबर्ग ने अपने नैतिक विकास का सिद्धांत का प्रतिपादन कब किया था, 1969 में किया था। और 1981 और 1984 में इन्होंने अपने विचारों को संशोधन का कार्य किया था। अर्थात अगर पूछा जाता है कि इन्होंने, कोहलबर्ग ने अपने नैतिक विकास का जो सिद्धांत था उसको कब प्रस्तुत किया था, तो 1969 में प्रस्तुत किया था। और जो हमारा, उन्होंने अपना संशोधित रूप कब दिया था, तो संशोधित रूप 81 और 84 में अपना संशोधित रूप दिया था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। कोहलबर्ग के अपने परीक्षण कथाओं का, तो कोहलबर्ग क्या था कि कोहलबर्ग का जो हमारे जो साइकोलॉजिस्ट है, तो वो उन्होंने क्या किया था, उनका जो किसी भी नियम को या किसी भी सिद्धांत को प्रतिपादित करने का तरीका ये था कि वो स्टूडेंट के क्लास में, अपने क्लासरूम में स्टूडेंट्स को एक कहानी के तौर पर, मतलब कोई कहानी सुनाते थे, तो कहानी के तौर पर जो कहानी में जो कहानी के साथ साथ कुछ प्रश्न दे देते थे, जिसमें बच्चों की जो समझ होती है उसके अनुसार कि बच्चे किस तरह से सोच रहे हैं और बच्चों की सोचने की जो शक्ति है, जो क्षमता है, वो किस प्रकार से है। तो इसी प्रकार से वो नैतिकता के बारे में समझ को विकसित कर पाते हैं कि लोग कैसे समझ रहे हैं, लोग कैसे सोच रहे हैं। तो उस हिसाब से, तो ये जो एक इन्हीं में कोहलबर्ग का एक कहानी है जो कि बहुत ज़्यादा ही विख्यात है, जो इसको हेंज दुविधा बोलते हैं या हेंज डिलेमा बोलते हैं, वो इन्हीं से रिलेटेड है। वो इसी नैतिक विकास के सिद्धांत से, अर्थात मोरल डेवलपमेंट थ्योरी से रिलेटेड है। तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड में, उसमें बात करते हैं कि इनकी नैतिक हेंज दुविधा क्या है। तो हेंज दुविधा की बात करते हैं तो हेंज दुविधा को हम यही समझ लेते हैं क्या है। तो हेंज दुविधा ये है कि एक यूरोपियन महिला, आपने हो सकता है कहानी से पहले शुरू हो, जो आगे इससे पहले तैयारी कर रहे हैं सीटेट की, या जो अभी नए हैं तो देख लेते हैं, अपनी स्लाइड्स में देख लेते हैं। तो मैं ऊपर का इसका वो बता देता हूँ आपको। तो हेंज डिलेमा क्या है, तो हेंज डिलेमा है कि इसमें एक क्या होता है कि एक यूरोपियन महिला होती है, तो यूरोपियन महिला होती है, वो बीमार होती है, तो उसको उसकी जो हालत होती है वो अप्रोच क्या होता है कि वो इस स्टेज पे होती है कि वो अगर उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा तो वो मर सकती है।
तो डॉक्टर जो हेंज जो होता है, हेंज वो उसका उस औरत का क्या होता है, पति होता है। पति का नाम क्या होता है, हेंज होता है। तो डॉक्टर उसको सलाह देते हैं कि एक थोरियम नाम की रेडियम नाम की एक दवा है, जो कि अगर इनको वाइफ को मिल जाती है तो उनकी जो लिविंग पॉसिबिलिटी है वो बढ़ जाएगी। तो उससे क्या होता है कि ये हेंज क्या होते हैं, तो इनका नाम इस दवा का नाम सुन के केमिस्ट के पास जाते हैं, उनसे पूछते हैं। एक फार्मिस्ट है जो कि वहाँ का यूरोप का ही फार्मिस्ट होता है, तो वहाँ पर वो फार्मिस्ट के पास वो दवा बना होती है, तो वो दवा की जितनी लागत होती है उससे 10 गुना ज़्यादा मूल मांग रहा, मतलब 10 गुना ज़्यादा क्या होता है कि प्राइस मांग रहा होता है। तो जब वो उनसे मांगता है तो अपने पास कुछ पैसे होते हैं, हेंज के पास जो पैसे होते हैं वो दे देता है, कहता है कि मेरी वाइफ की तबीयत ख़राब है, आप ये दवा दे दीजिए, बाकी के पैसे मैं बाद में दे दूँगा। पर वो केमिस्ट वाला क्या करता है कि वो दवा उसको नहीं देता है और वो उसको लौटा देता है। तो जो हेंज होता है वो गुस्से में आकर क्या करता है कि गुस्से में आकर उसकी दवा उसके केमिस्ट में तोड़ फोड़ करता है और दवा को चुरा कर भाग जाता है, दवा को चुरा लेता है। तो ये कहानी जो है ये कहानी जो है वो हेंज डिलेमा में है। अब यहाँ पर हेंज दुविधा के साथ साथ हेंज के साथ दो दुविधाएं होती हैं, और ये दुविधा कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये सही भी हैं, जो कि हेंज दुविधा, जो कि नैतिक दुविधा के बारे में बताया गया है। इसमें नैतिक दुविधा क्या है कि कोहलबर्ग के अनुसार कभी कभी क्या हम सही और गलत के मध्य निर्णय लेने में, अब जो हेंज है वहाँ पर क्या सही था, क्या, हालांकि चोरी करना क्या है, गलत बात है, पर वहाँ पे उस सिचुएशन में कि उसकी वाइफ की तबीयत ख़राब थी, दवा ना मिलने की वजह से उसकी वाइफ की डेथ भी हो सकती थी। तो वहाँ पर क्या था कि सही और गलत के मध्य निर्णय नहीं ले पा रहा था इंसान, या दुविधाओं में या समस्याओं में सामना करते करते उसे नैतिक तो वो जो पार्ट है उसका, तो वो उसी को नैतिक दुविधा का नाम दिया गया है। किसको, नैतिक दुविधा बोला गया है, ठीक है। और द सेकंड पार्ट है, जो अगर हम दूसरे पार्ट की बात करते हैं तो नैतिक तर्कण, जिसको मॉरल रीजनिंग बोलते हैं, तो दो विचारों के मध्य सही और गलत का चयन करना। अर्थात सही और गलत का चयन मतलब क्या हुआ कि हिंज ने अपनी पत्नी, जहाँ पर इसमें क्वेश्चन देखिए कि हिंज ने अपनी पत्नी की जान बचाने के लिए चोरी करने का फैसला किया। अब ये सही या गलत, एक मॉरल रीजनिंग के बारे में बात की जाती है, और एक नैतिक दुविधा मतलब ये सही था या गलत था। और तर्कण अगर मतलब अगर तर्क की जाए, अगर विचार किया जाए कि इस पर सही और गलत क्या है, तो बड़ा ही यहाँ पर क्या हो जाएगा, दोनों कठिन सवाल हो जाएंगे कि क्या सही था या क्या गलत था। हालांकि वहाँ पर सही यही था कि उसका चोरी करना भी गलत बात है, और वहाँ पर ये दुविधा का विषय हो जाता है। तो ये डिलेमा बहुत फेमस है। तो इसी के आधार पर नैतिक विकास का सिद्धांत को किसने, कोहलबर्ग ने प्रतिपादित किया है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, कोहलबर्ग ने अपने नैतिक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन 3 अवस्थाओं में किया है, जो कि हम आगे पढ़ने वाले हैं। अब बात करते हैं कौन कौन सी दुविधाएं हैं। इन्होंने 3 स्टेजेस की बात की है। प्री कॉन्वेंशियल स्टेजेस है, प्री कॉन्वेंशियल स्टेज है, सेकेंड है कॉन्वेंशियल लेवल है, और थर्ड है पोस्ट कॉन्वेंशियल लेवल। कौन सी है, पोस्ट कॉन्वेंशियल लेवल है। यहाँ पर 3 स्टेजेस की बात की गई है। तो फर्स्ट स्टेज जो है हमारी प्री कॉन्वेंशियल लेवल है, जो वो कितने से एज की बात करेंगे कि बच्चा अगर 4 से 10 साल के मध्य की आयु के बीच में है तो वो प्री कन्वेंशनल लेवल के अंतर्गत आता है, जिसमें कि इसको डिटेल से हमने एक पॉइंट्स में आपका फैक्ट है, जो कि प्री कन्वेंशनल में 2 टाइप की स्टेजेस आती हैं। सेल्फ इंटरेस्ट आता है, अवॉइडिंग पनिशमेंट आता है, कि बच्चा जो उसको अच्छा लगता है वो कार्य करता है, और पनिशमेंट के दंड से बचने के लिए प्री कन्वेंशनल एज 4 से 10 साल की उम्र में क्या करता है कि उसको जो अच्छा लगता है, जो चीज़ें अच्छी लगती हैं वो वही कार्य करता है। और दूसरा, और पनिशमेंट के डर से, मतलब इसमें बच्चे के अंदर इतनी समझ नहीं होती है कि अगर मतलब सही और गलत में तर्क करने की उसके अंदर क्षमता नहीं होती है, तो वो क्या करता है कि अवॉइडिंग पनिशमेंट मतलब हो गया कि अगर किसी चीज़ कोई कार्य करने से, अर्थात वो कोई कार्य कर रहा है, जैसे बच्चा कोई कार्य कर रहा है, अगर उस कार्य को करने पे उसको मार पड़ जाती है, अर्थात दंड मिल जाता है, तो दंड मिलने के, पनिशमेंट मिलने के बाद क्या होता है, वो समझ जाता है कि ये काम गलत है, इस कार्य को नहीं करना है हमें, ताकि हमें इससे मार पड़ सकती है। और किसी काम को करने से अगर उसको शाबाशी मिलती है तो वो
तो वो क्या हो जाता है, उससे प्रसन्न हो जाता है या प्राइड महसूस करने लगता है, गर्व महसूस करने लगता है। और इसमें उसको जो तर्क है वो इस तरह से बनाता है कि जिसमें दंड मिलेगा वो गलत काम है, और जो उसमें हमें शाबाशी मिलेगी वो अच्छा काम है। तो सही और गलत का उसको पता नहीं है कि क्या है, तो वो पनिशमेंट के डर से ही वो नैतिकता का इस तरह से इस तरह से उसके दिमाग में क्या होता है, मैप अच्छे और बुरे का बनता है। तो सेकंड जो उसके और जो सेकंड स्टेज होती है वो सेल्फ इंटरेस्ट होती है, कि बच्चा जब थोड़ी सी अबव एज में आता है, मतलब 7 से 10 ईयर के बीच में होता है, तो वहाँ पर सेल्फ इंटरेस्ट मतलब उसको जो अच्छा लगता है वो वही करता है, सामने वाला कुछ भी कर रहा हो तो उससे कुछ मतलब नहीं होता है। सेकंड जो हमारा होता है कन्वेंशियल लेवल, वो 10 से 13 साल की उम्र के बीच में होता है। 10 से 13 साल की उम्र में क्या होता है कि बच्चे क्या करते हैं, गुड बॉय एटीट्यूड, अर्थात गुड बॉय बैड गर्ल। आगे आपको एक इसके एग्जाम्पल में समझाएंगे। लॉ एंड ऑर्डर मॉरलिटी की यहाँ पे बात की जाती है। और थर्ड जो हमारा लेवल है वो पोस्ट कन्वेंशियल लेवल है, वो जो 13 ईयर्स के हमारे जो पीरियड ऑफ टाइम होता है बच्चे का, उसमें सोशल कॉन्ट्रैक्ट मतलब समाज के बीच में रह के बच्चा समझ विकसित कर पाता है कि क्या सही है क्या गलत है। मतलब समाज के बीच रहना मतलब इन्वायरमेंट में देखकर, मतलब उस स्टेज तक उसकी जो थिंकिंग कैपेसिटी होती है वो अच्छी हो गई होती है, और वो समझ तर्क करने में सक्षम हो चुका होता है कि क्या सही है और क्या गलत है। और यूनिवर्सल इथिक प्रिंसिपल, ये लास्ट स्टेज का जो हमारा स्टेप है। चलते हैं इसको डिटेल वाइज थोड़ा सा पढ़ते हैं कि क्या है ये। ठीक है, सबसे पहला जो हमारा है प्री कन्वेंशियल लेवल है। प्री कन्वेंशियल लेवल है, स्टेज है, प्री कन्वेंशियल स्टेज बोलेंगे या लेवल बोलेंगे, एक ही बात है। तो कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास की यह अवस्था 4 से 10 वर्ष तक चलती है। कब तक चलती है? 4 to 10 ईयर्स तक चलती है। इस अवस्था में छात्रों का नैतिक विकास ना के बराबर होता है। किसके बराबर? मतलब उनका जो विकास, अब 4 से 10 साल का बच्चे को क्या पता कि क्या सही है क्या गलत है, उसको नहीं पता कुछ, तो वो कैसे करता है, अर्थात बालक इस अवस्था में सही और गलत में क्या होता है, अंतर नहीं समझ पाता है। तो सेकंड पॉइंट है हमारा, इस आयु में छात्र सही और गलत का चयन दंड पाने के भय और पुरस्कार पाने की लालच से करते हैं, जो कि हम आपको प्रीवियस स्लाइड में बता चुके हैं। अब बात करते हैं, जो एक स्टेज है वो हमारी फर्स्ट थी प्री कन्वेंशियल स्टेज, उसमें 2 पार्ट है, अर्थात 2 चरण हैं। उसके क्या क्या है? दंड और आज्ञा पालन। दंड और आज्ञा पालन मतलब अभी आपको थोड़ी देर पहले समझा चुके हैं कि जो बच्चा है किसी काम को अगर मार पड़ रही है उसको, उस बच्चे को अगर मार पड़ रही है किसी काम को करने से, तो समझता है वो गलत काम है। सही और गलत के बीच में डिफरेंस कैसे निकलता है? अगर उसको किसी काम को करने मार नहीं पड़ी तो अच्छा काम है, मार पड़ी तो बुरा काम है। इस तरह से उसका दिमाग क्या हो जाता है, सोचता है, या उस प्रकार से नैतिकता उसके अंदर डेवलप होती है 4 से 10 साल के बच्चे में। दूसरा जो हमारा आत्म रुचि, ये सेकंड स्टेज क्या होती है, जब बच्चा इस स्टेज से आगे बढ़ता है तो यहाँ पर आता है, सेकंड स्टेज पर आता है, जो कि उसकी सेल्फ एप्टीट्यूड एंड रिवॉर्ड एप्टीट्यूड है। अर्थात उसको लगता है जो उसको सही लगता है उसे लगता है वही सही है। मतलब इसको ईगो सेंट्रिम स्टेज भी बोल सकते हैं हम, कि अहमवाद हुई इसको बोला जा सकता है एक तरह से, कि बच्चा लगता है उसको जो वो कर रहा है वही सही है, बाकी सब गलत है। ठीक है, मतलब सेल्फ एटीट्यूड की भावना यहाँ पर आ जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड जो हमारी स्टेज है जिसके बारे में बात की थी, वो कन्वेंशियल स्टेज है। कन्वेंशियल स्टेज कब होती है? 10 to 13 ईयर्स तक होती है। इसके अंतर्गत छात्र सामाजिक होते हैं, मतलब सोशलाइज होते हैं, अर्थात वह ऐसे कार्य करते हैं जिससे समाज उन्हें सम्मान प्राप्त हो सके। इस आयु में छात्र मतलब 10 से 13 वर्ष की आयु के बच्चे क्या होते हैं, देखा होगा आपने थोड़ा सा, वो ज़्यादातर वो काम करते हैं जिससे मम्मी पापा खुश हों। ज़्यादातर मम्मी पापा ही सबसे करीब होते हैं, या उनके टीचर्स हो गए, उनके फ्रेंड्स हो गए। तो बच्चे इस तरह से कार्य करते हैं 10 से 13 साल की उम्र में, ताकि लोग उनकी रिस्पेक्ट करें और उनका सम्मान करें। और इसको भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। कौन सा? अच्छा लड़का या अच्छा लड़की की आशा, अर्थात कि कौन सा ऐसा कार्य करें कि हम पेरेंट्स की एज में पेरेंट्स के सामने हमारी क्या हो, रिस्पेक्ट हो, या हमें सब अच्छा समझे। तो इस प्रकार से बच्चे जो हैं, बच्चों की जो मॉरलिटी होती है इसलिए इस तरह से डेवलप होती है। कानून एवं व्यवस्था उन्मुखता, मतलब किसी कार्य को, लॉ एंड ऑर्डर को समझने में उनकी मतलब इस अवस्था में छात्र कानून, नियमों, नीतियों के प्रति सजग रहते हैं एवं समस्त नियमों एवं नीतियों का पालन करने की ओर से अग्रसर लेते हैं। इस आयु में वह नीति और नियमों की अवहेलना नहीं करते हैं, बल्कि उसे सत्य मानकर उसे पालन करते हैं। अर्थात रूल और रेगुलेशन से क्या करते हैं, बच्चे इस एज में चलने लगते हैं।
नेक्स्ट जो हमारी थर्ड स्टेज है वो उत्तर रूढ़िक नैतिकता की अवस्था है, जो कि जिसको पोस्ट कन्वेंशनल मोरलिटी स्टेज बोलते हैं या मोरल स्टेज बोलते हैं। तो ये जो है 13 वर्ष के अबव जो हो स्टेज होती है, 13 वर्ष से ऊपर की जो अवस्था होती है वो पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज बोली जाती है, जिसमें छात्र नैतिकता का विकास में परिपक्व होते हैं। नैतिकता के विकास में क्या हो जाते हैं, परिपक्व होते हैं, मतलब मेच्योर हो जाते हैं कि उन्हें पता है कि थर्ड स्टेज जो होती है कि उसमें बच्चे अब 13 साल से ऊपर की उम्र में चले जाते हैं, तो वो चीज़ों को देख के, सोशल इंटरेक्ट करके, समाज में रहकर, दोस्तों को देखकर, पेरेंट्स को देखकर, अपने जो टीचर्स को देखकर और जो अपने रिश्तेदार फैमिलीज मेम्बर्स हैं उनको देखकर, और अपने चीज़ों में कि सामने अगर कुछ गलत हो रहा है तो उनको अंदर इतनी क्षमता आ जाती है कि हाँ ये चीज़ गलत हो रहा है या सही हो रहा है, ठीक है। तो इसकी इस तरह की समझ क्या हो जाती है, उनमें विकसित हो जाती है। तो इसको भी दो पार्ट में कोहलबर्ग ने डिवाइड किया है। फर्स्ट है हमारी सामाजिक समझौते की अवस्था, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, मतलब इस अवस्था में छात्र समाज के नीति नियमों को अपनाने लगता है और समाज के प्रति अपने व्यक्तित्व एवं व्यवहार को उचित परिवर्तन करने लगता है। मतलब समाज में जिस हिसाब से लोग रह रहे हैं, रहन सहन है, जिस प्रकार से चल रहे हैं, क्या क्या रूल्स रेगुलेशन फॉलो कर रहे हैं, तो उस पर देख के क्या कर रहे हैं, तो बच्चा भी फॉलो करने लगता है। और जो 6 स्टेज है हमारे, वो है सार्वभौमिक या विवेक की अवस्था, यूनिवर्सल और कंसाइंस स्टेज जो है, इस अवस्था में छात्र अपने विवेक और आत्मचिंतन की सहायता से सही और गलत के मध्य निर्णय करते हैं। मतलब उन्हें इतना समझ में आ जाता है कि क्या सही है और क्या गलत है, ठीक है। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। तो अब बात करते हैं, ये था हमारा क्या था कि कोहलबर्ग की नैतिक विकास का सिद्धांत, जो कि इससे रिलेटेड है। सिर्फ और सिर्फ ये सिद्धांत की अगर कंक्लूजन पे चलते हैं कि इस सिद्धांत का कंक्लूजन क्या है, तो इस सिद्धांत का कंक्लूजन यही है कि जो बच्चा है, जो वो पढ़ाई कर रहा है, मतलब पढ़ाई कर रहा है नहीं बोलेंगे यहाँ पर, अगर कोई कार्य सही कर रहा है या गलत कर रहा है, तो उसमें नैतिकता का उसमें कितना जो विकास है वो किस स्तर पर है, या किस एज पर, किस स्तर पर बच्चे का विकास हो चुका है, या बच्चा किस तरह से सोच रहा है, उसकी नैतिकता का विकास कितना हुआ है। तो इस बारे में बताते हुए कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत की कुछ विशेषताएं हैं जो कि इस सिद्धांत से, इस प्रिंसिपल से रिलेटेड है। तो इन्होंने क्या किया है कि कोहलबर्ग ने अपने 6 चरणों को सार्वभौमिक सत्य का स्थान दिया है, जो कि 6 स्टेजेस की बात की थी इन्होंने, 6 स्टेजेस की, 6 चरणों की बात की थी, जिसमें 6 चरण डिस्कस कर सकते, जिनमें 3 स्टेजेस थी, प्री कॉन्वेंशियल, कॉन्वेंशियल और पोस्ट कॉन्वेंशियल स्टेज, ठीक है। इसमें से 6 स्टेप्स थे हमारे, जिसमें फर्स्ट स्टेज होती है हमारी 4 से 10 साल की उम्र के बच्चे, जिसमें क्या होता है, जिसमें होता है कि बच्चा जो होता है वो उसमें किस तरह से सीखता है कि अगर उसको किसी काम को करने में सही और गलत के बीच में डिफरेंस तब समझ पाता है जब उसको दंड मिलता है या आज्ञाकारिता मिलती है, ठीक है। सेकंड स्टेज में क्या होता है, जो 10 to 13 की एज होती है, 10 to 13 में बच्चा कैसे सीखता है, 10 to 13 में बच्चा इसलिए ऐसे सीखता है कि उसको जो रिस्पेक्ट मिले उस समाज से जहाँ पर रह रहा है, उसका कल्चर में, अपने स्कूल में, अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में, अपने घर पर, वो रिस्पेक्ट और उसको पाने के लिए चीज़ों को क्या करता है, रूल्स और रेगुलेशन के हिसाब से चलता है। और थर्ड जो हमारी पोस्ट कन्वेंशियल स्टेज है, उसमें क्या होता है, बच्चा जो सोशल इंटरेक्ट होते क्या होता है, उसका नैतिक वो इतना मैच्योर हो जाता है जिससे चीज़ों को देखने की और चीज़ों को समझने की और सही गलत में अंतर करने की जो क्षमता होती है वो पूर्ण रूप से विकसित हो चुकी होती है। तो कोहलबर्ग ने अपने 6 चरणों में सार्वभौमिक सत्य का 6 स्थान दिया है। इनके अनुसार छात्रों को नैतिक मूल्य का विकास समाज में सहायता से होता है। थर्ड पॉइंट है, कोहलबर्ग ने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन 6 चरणों में विभाजित कर दिया है। इस सिद्धांत के अनुसार छात्र नैतिकता के आधार पर ही, नैतिकता मतलब मोरलिटी के अनुसार ही राइट और रॉन्ग, क्या सही है क्या गलत है, उसमें मध्य अंतर कर पाते हैं। और फिफ्थ पॉइंट है हमारा, कोहलबर्ग अपने परीक्षण के लिए कथाओं को माध्यम बनाकर प्रश्न करते हैं। अर्थात जो कोहलबर्ग हैं, ये एक विशेषता है कि कोहलबर्ग अपनी जो थ्योरी है या अपने प्रिंसिपल को अपने किसी कहानी से रिलेट करके समझाते हैं या बताते हैं, ठीक है।
लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये निष्कर्ष है, कंक्लूजन क्या है इस थ्योरी का, हमारे जो मॉरल डेवलपमेंट की थ्योरी है, तो कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत छात्रों के नैतिक विकास पर बल देता है, अर्थात उन्हें ये निर्णय लेने में सहायता करता है कि वे उनके लिए क्या उचित क्या अनुचित है। जो नैतिक विकास का सिद्धांत है कोहलबर्ग का, वो ये दर्शाता है कि बच्चे के अंदर जो बच्चे की जो स्टेजेस होते हैं, शुरुआत में बच्चा क्या समझाएंगे आप, क्या ही समझा लेंगे उसको। तो जो अब पेट से तो सीख के आए नहीं कि सारे रूल और रेगुलेशन जो बाहर हो रहा है वही उसको अंदर दिख रहा है सब कुछ, तो जब बाहर आएगा तब वो देखेगा, तब तो इंटरेक्ट कर पाएगा, सोशल इंटरेक्ट कर पाएगा, तब समझेगा चीज़ों को। तो उसी तरह से जो है तो कोहलबर्ग ने ये बताया कि जो नैतिक विकास होता है बच्चे का, वो बाय बर्थ ना होकर क्या होता है, सोशल इंटरेक्ट करके होता है, समाज में आने के बाद होता है, वो चीज़ों को देखने के बाद होता है, इन्फॉर्मेंट के साथ होता है, ठीक है। और जो कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत है, वो इस बात पर बल देता है कि वो निर्णय में कौन सा निर्णय उनका सही है, मतलब सही और गलत के बीच में डिफरेंस करना ही नैतिक विकास का सिद्धांत जो है उस पर बल देता है। और ये सिद्धांत सत्य और असत्य के मध्य अंतर को स्पष्ट करने का कार्य करता है। तो ये था हमारा कोहलबर्ग्स मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी, जिसको कोहलबर्ग का नैतिक विकास सिद्धांत बोल रहे हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो आगे हम क्या करेंगे कि इसके जो इससे कोहलबर्ग से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन, जिस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जितने भी, मतलब सिमिलर क्वेश्चंस तो नहीं रखेंगे इसमें, बट जो अलग डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हैं और जो कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में हमारे, उसको हम अपने स्लाइड्स के माध्यम से आपको पहुँचाने की कोशिश करेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अब नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी ही मिलेगी, जो कि इसकी प्रैक्टिस होगी, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।